ठीक है, आज हम ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर उसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं। ओके, यस, सेकंड पार्ट कर रहे हैं और सेकंड पार्ट में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं लैंड, सोयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। ओके, कल हमने लैंड्स के बारे में जो डिस्कशन किया था, कल की क्लास में हमने डिस्कशन किया था कि हमारी पूरी अर्थ पे 29% लैंड है। यस, हाँ, ओके ओके, हाँ ठीक है। ओके तो देखिए जो है लैंड्स के बारे में हमने डिस्कशन किया था कि लैंड जो है कहाँ कहाँ पर लैंड्स बनी हुई है। बहुत सारे कॉन्टिनेंट है, उसके ऊपर लैंड्स हैं और अलग अलग जगह पर वो उसका यूज भी अलग अलग है। लैंड यूज हमने कल बताया था, बिल्डिंग में, कंस्ट्रक्शन वगैरह में, इन सब में लैंड्स का यूज होता है। और लैंड यूज मैंने कल बताया था उसका कुछ रीजन भी होता है। मान लीजिए उसकी टोपोग्राफी के अकॉर्डिंग, मतलब कि उसकी ऊंचाई नीचाई के हिसाब से उसका यूज होता है। यस, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, लैंड्स पढ़ाया था बिल्कुल। कल हमने बताया था ना कि भाई लैंड्स के अंदर क्या क्या चीजें देखनी होती है, तब वो एग्रीकल्चर के लिए लैंड्स में फर्टिलिटी का होना जरूरी है, तभी तो यूज आएगी। यस, हाँ, तो कल हमने इनके बारे में डिस्कशन किया था। ओके, तो आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, किस बारे में? आज हम डिस्कशन करेंगे लैंड्स के बाद सॉइल के बारे में। यस, हाँ, सॉइल के बारे में। ठीक है, जिस भी बच्चे बात कर रहे हैं आज सॉइल के बारे में, सॉइल यानी कि मिट्टी। सॉइल क्या होती है? मिट्टी। लैंड जो होती है, लैंड्स के ऊपर सॉइल होती है, उसको मिट्टी कहते हैं। मिट्टी जो बनती है, मिट्टी का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके कुछ फैक्टर दिखाए हुए हैं। देखो बीच में बोर्ड पे, मिट्टी बनती है पेरेंट रॉक से। पेरेंट रॉक क्या होती है? जैसे कि चट्टानें होती है, चट्टानें, जिन चट्टानों पर वो मिट्टी है, वो उसके नीचे जो चट्टान है वो उसकी पेरेंट रॉक है। जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर थे और सारा कुछ था, तो नदियों ने वहां लाके एक अच्छी मिट्टी, हाँ जी प्राक्षा, गुड मॉर्निंग, ठीक है, तो क्या है कि वो मिट्टी जमा कर दी। पेरेंट रॉक का मतलब होता है जिस धरातल पर मिट्टी जमा हुई है। पेरेंट रॉक का मतलब होता है जिस धरातल पर, जिस सरफेस पर, जिस रॉक सरफेस पे मिट्टी जमा हुई है वो पेरेंट रॉक होती है। तो मिट्टी पेरेंट रॉक के अकॉर्डिंग होती है। जैसे कि साउथ में ब्लैक रॉक्स होती हैं। साउथ यानी कि साउथ इंडिया में काली चट्टानें मिलती हैं सारी वहां पे। क्यों? क्योंकि वोल्केनो एक्टिविटी से वहां पर ब्लैक रॉक्स ही बनी है, इग्नियस रॉक्स। तो इग्नियस रॉक्स बनी है तो उनकी पेरेंट रॉक क्या हो जाएगी? ब्लैक। तो मिट्टी जो होती है कहीं पर भी, जैसे हरियाणा में सुनहरी गोल्डन कलर की मिट्टी है, ठीक है, तो गोल्डन कलर की सोइल है, तो उसका जो कलर है वो यहाँ की पेरेंट रॉक के अकॉर्डिंग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले सेडिमेंट्री रॉक्स रही हैं हमारे हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में। ठीक है, हाँ, ओके बेटा, यस, हाँ ठीक है बेटा, ओके, ठीक है, ओके। तो देखिए यहाँ पर रही है, तो जो कलर के अकॉर्डिंग भी यहाँ की मिट्टी होती है। जैसे हरियाणा पर दिया है तो यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक्स रही है। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती है? ज्यादा ब्राउन कलर की होती है और इग्नियस रॉक ज्यादा ब्लैक कलर की होती है। तो पेरेंट रॉक कैसी है भाई? इग्नियस रॉक्स है या सेडिमेंट्री है, वो कैसी रॉक्स है, उसी के अकॉर्डिंग उस मिट्टी का कलर होगा। उसका कलर भी उसी रॉक्स के अकॉर्डिंग होगा जो उसके नीचे पड़ी हुई है। उसका टेक्सचर कि मतलब वो मिट्टी बहुत नरम है कि बहुत हार्ड है। टेक्सचर का मतलब सॉफ्ट या हार्ड। नेचर में सॉफ्ट है कि हार्ड है। और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है उसमें क्या क्या मिनरल्स हैं, उसके अंदर क्या क्या मिनरल्स है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। उसके अंदर सोल्ट वगैरह तो नहीं है ज्यादा। देखो होगा अपने राजस्थान में कई बार मिट्टी के ऊपर सफेद नमक जमा होता है। राजस्थान के इधर जो सीकर की तरफ जाते हैं, नीम का थाना की तरफ जाते हैं, तो वहां पर सफेद मिट्टी होती है, सफेद मिट्टी, नमक जमा होता है उसमें, ठीक है। तो उस पेरेंट रॉक के ऊपर डिपेंड करती है सॉइल कि पेरेंट रॉक कैसी है। मतलब मिट्टी जल्दी बनेगी या धीरे बनेगी, वो भी पेरेंट रॉक पे डिपेंड करता है। सेडिमेंट्री रॉक जल्दी टूट जाती हैं तो मिट्टी जल्दी बनने लगती है, और इग्नियस रॉक देर से टूटती हैं तो मिट्टी धीरे धीरे बनती है। और मेटामॉर्फिक रॉक्स तो और भी धीरे टूटती है, तो धीरे धीरे मेटामॉर्फिक टूटे तो मिट्टी भी धीरे धीरे ही बनेगी। उसकी पेरेंट रॉक पे सॉइल का फॉर्मेशन होता है। मैं फिर बोल रहा हूं, सिंपल सी बात है बिल्कुल। यस, हाँ ठीक है। तो देखिए सॉइल फॉर्मेशन, मिट्टी का निर्माण, सॉइल फॉर्मेशन का मतलब मिट्टी का निर्माण उसकी पेरेंट रॉक के अकॉर्डिंग होता है। पेरेंट रॉक जिसके ऊपर वो मिट्टी जमा हुई है, वो अगर उसका कलर जैसा है तो मिट्टी भी वैसी होगी। पेरेंट रॉक का टेक्सचर सॉफ्ट है कि हार्ड है, तो मिट्टी भी वैसी ही बनेगी। पेरेंट रॉक के अंदर केमिकल प्रॉपर्टी जो है वैसी ही केमिकल प्रॉपर्टी मिट्टी में भी आ जाएगी। पेरेंट रॉक के अंदर जो मिनरल्स हैं
वैसा ही मिनरल मिट्टी के अंदर भी आ जाएगा। तो वो पेरेंट रॉक पे डिपेंड करती है, अलग अलग जगह की मिट्टी अलग अलग होती है। ओके, डाउट लास्ट में रॉक के ऊपर डिपेंड करती है कहीं की सोइल, ठीक है, मिट्टी कहीं की होती है तो वो पेरेंट रॉक पे डिपेंड करती है। दूसरा पॉइंट रिलीफ फीचर, रिलीफ फीचर मतलब उसका धरातल, धरातल कैसा है, धरातल ऊंचा नीचा है या समतल धरातल है, प्लेन एरिया है कि अल्टीट्यूड है, ऊंचाई है। आप देखोगे पहाड़ों की ऊंचाई पर मिट्टी की जो लेयर होती है पतली मिलती है, और मैदानी प्लेन एरिया पे ये शाम, ठीक है, ठीक है। तो देखिए अल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई, ऊंचाई, और स्लोप का मतलब होता है ढाल। ऊंचाई और ढाल के अनुसार कहीं का रिलीफ फीचर काम करता है। धरातल जैसा होगा वैसे ही मिट्टी बनेगी। मतलब कि समतल धरातल में, मतलब कि हमारा जो ये प्लेन एरिया है हरियाणा पंजाब एरिया, यहाँ पर मिट्टी की लेयर बहुत मोटी लेयर मिलेगी, बहुत मोटी लेयर बनेगी, ठीक है। हाँ, रिलीफ फीचर, एल्टीट्यूड और स्लोप, ठीक है बेटा। अगर बार बार मतलब होता है धरातल, देखो मैं एक एक वर्ड को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। रिलीफ का मतलब होता है धरातल, धरातल मतलब सरफेस, तो सरफेस पे कहीं पर अल्टीट्यूड होता है, ऊंचाई होती है, ठीक है, और कहीं पर ढाल होता है, स्लोप। तो ढाल तेज होगा तो मिट्टी की लेयर, यानी कि मिट्टी की जो लेयर होगी वो पतली मिलेगी, बहुत थिन मिलेगी, और अगर ढाल स्लो हुआ, समतल मैदान हुआ तो लेयर बहुत मोटाई में मिलेगी, ठीक है। ये मिट्टी का अल्टीट्यूड यानी कि रिलीफ फीचर पे डिपेंड करता है कि मिट्टी की लेयर बहुत मोटी है या बहुत पतली है, ठीक है। मैदानों में रिवर्स बहुत अच्छी और मोटी परत बनाती है, मिट्टी की बहुत अच्छी परत बनाती है वो, ठीक है, मैदानों में। और पहाड़ों पे बहुत पतली परत बनती है, जैसे कि हिमालय रेंज है, हिमालय पर्वत जो 2400 किलोमीटर की रेंज में फैला हुआ है, वहां पर मिट्टी की पतली परत मिलेगी, और इसके अलावा हरियाणा पंजाब के मैदान में मोटी परत मिलेगी, ठीक है। फिर मिट्टी के अंदर थर्ड पॉइंट हो गया फ्लोरा, फ्लोरा एंड फ्योना, ठीक है। फ्लोरा एंड फ्योना मतलब, फ्लोरा मतलब पेड़ पौधे और फ्योना मतलब का जानवर, जीव जंतु। जीव जंतु मर जाते हैं तो वो मिट्टी में दफन हो जाते हैं, ठीक है, और उनसे उनका ह्यूमस तैयार हो जाता है। और इसके अलावा पेड़ पौधे फ्लोरा वो भी जब कट जाते हैं या बाढ़ में बह जाते हैं तो वो मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं, तो उससे क्या बनता है, ह्यूमस बनता है। और फिर जानवरों को और पेड़ों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म खा जाते हैं। दीमक, आपने कभी सुना होगा ना, दीमक, मिट्टी में दीमक लगती है तो मिट्टी के दीमक जो इनको खा जाती है और उनको मिट्टी में मिक्स कर देती है, तो उससे भी मिट्टी बनती है। मिट्टी यानी कि सोइल फॉर्मेशन पेरेंट रॉक के अकॉर्डिंग होती है, सोइल फॉर्मेशन वहां के धरातल के अकॉर्डिंग, अल्टीट्यूड और स्लोप के अकॉर्डिंग होती है मिट्टी की फॉर्मेशन, और सोइल की फॉर्मेशन फ्लोरा और फौना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बेस पर होती है। फ्लोरा मतलब कि पेड़ पौधे, फौना मतलब कि जानवर, जब वो मर जाते हैं या पेड़ टूट कर गिर जाते हैं तो मिट्टी में मिक्स होंगे। मिट्टी में मिक्स करने वाले कौन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो मतलब छोटे जीव होते हैं, जैसे दीमक वगैरह हो गई, ये सब उन पेड़ पौधों को और मरे हुए जानवरों को खाकर उनको वापस ही मिट्टी में मिक्स कर देती है, तो उससे भी मिट्टी बनती है, मिट्टी फर्टिलिटी में आ जाती है, उपजाऊ बन जाती है। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है सॉइल फॉर्मेशन में क्लाइमेट, ठीक है, क्लाइमेट भी इंपॉर्टेंट पार्ट करता है, ठीक है, क्लाइमेट भी इंपॉर्टेंट पार्ट करता है। क्लाइमेट में टेम्परेचर देखना पड़ता है, रेनफॉल देखनी पड़ती है, और वेदरिंग और ह्यूमस फॉर्मेशन ये सब देखना पड़ता है। क्लाइमेट का मतलब जलवायु, भाई जैसी जलवायु होगी मिट्टी का निर्माण वैसे ही स्पीड या स्लो होगा। मिट्टी का निर्माण टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि कहीं पर सेडिमेंट्री रॉक्स है तो टेम्परेचर सनरेज मिलेगा, जब उसे सनरेज का टेम्परेचर मिलेगा तो वो फैल जाएगी, और फैलकर फिर रात में सिकुड़ जाएगी, फिर दिन में फैल जाएगी, ठीक है, और फिर बाद में वो सिकुड़ जाएगी, ठीक है, फिर बाद में क्या हो जाएगी, वो सिकुड़ जाएगी। ओके, तो इस तरह से बार बार ऐसा करती है तो उससे क्या हो जाएगा, उससे बार बार दिक्कत, उससे जो है मिट्टी बनना शुरू हो जाएगी। ओके, यस। क्लाइमेट, हाँ जी, क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट में टेम्परेचर, रेनफॉल और वेदरिंग होती है, और क्या होती है, वेदरिंग। क्लाइमेट जो है ना, क्लाइमेट डिपेंड करता है, ठीक है। देखो मैं जिस बच्चे में इंपॉर्टेंट होता है, क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्लाइमेट में टेम्परेचर डिपेंड करता है, टेम्परेचर मतलब कि जैसा टेम्परेचर होगा उसी हिसाब से फिर मिट्टी बनती चली जाएगी, ठीक है। ओके, ठीक है, ओके, तो जिस हिसाब से टेम्परेचर होगा उसी हिसाब से मिट्टी बनती चली जाएगी। ओके, तो उसके अलावा रेनफॉल, यस, रेनफॉल भी जरूरी होती है, रेनफॉल भी बहुत जरूरी होती है, रेनफॉल, ठीक है।
रेनफॉल भी किसी जगह पर मिट्टी की फॉर्मेशन को डिपेंड करती है। रेनफॉल ज्यादा होती तो मिट्टी बह के चली जाएगी, और रेनफॉल कम होगी उसी हिसाब से वेदरिंग होगा, ह्यूमस फॉर्मेशन होगा, तो क्या है उसी हिसाब से मिट्टी का फॉर्मेशन होता चला जाएगा। ठीक है, तो इन सब फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये सारे फैक्टर हैं। और टाइम भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मतलब जिस एरिया में मिट्टी काफी टाइम से फॉर्मेशन हो रहा है वहां की मिट्टी की जो मोटाई होती है, थिकनेस होती है, वो ज्यादा अच्छी होती है, वो ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है, टाइम मतलब कि थिकनेस और सॉइल प्रोफाइल। ठीक है, सॉइल प्रोफाइल, थिकनेस मतलब उसकी मोटाई, और जो है उसकी सॉइल प्रोफाइल जो है ना वो डिपेंड करती है। ओके, वो उसके ऊपर डिपेंड करती है, थिकनेस एंड सॉइल प्रोफाइल। थिकनेस मतलब उसकी मोटाई, और जो है सॉइल प्रोफाइल पे डिपेंड करती है उसका जो है। ठीक है, उस हिसाब से ही ये होता है। ओके, आगे देखिए, अब जो है टाइम, थिकनेस एंड सॉइल प्रोफाइल। यस, ठीक है, पे डिपेंड करता है, थिकनेस टाइम पे डिपेंड करता है। तो ये सारे क्या है, सॉइल फॉर्मेशन के मेन क्या है, फैक्टर्स हैं। फैक्टर नंबर 1 पेरेंट रॉक, फैक्टर नंबर 2 रिलीफ फीचर्स, फैक्टर नंबर 3 फ्लोरा एंड फौना, ठीक है, फैक्टर नंबर 4 क्लाइमेट, और फैक्टर नंबर 5 टाइम। इन सब के अकॉर्डिंग सॉइल का फॉर्मेशन होता है, इन सब के अकॉर्डिंग सॉइल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ओके, इन सब सॉइल प्रोफाइल दिखाया हुआ है। सॉइल प्रोफाइल, मिट्टी जो होती है उसका क्या प्रोफाइल है, उसका क्या प्रोफाइल है। तो सबसे ऊपर देखो टॉप सॉइल है, टॉप सॉइल मतलब सबसे ऊपर वाली सॉइल है, सबसे ऊपर जो जिसमें वेजिटेशन वगैरह, ह्यूमस वेजिटेशन सब होता है, तो वो सॉइल प्रोफाइल हो जाती है। ठीक है, दूसरा वाला वेदर रॉक मटेरियल, वेदर रॉक मटेरियल, वेदर रॉक मतलब कि जो वेदर रॉक होती है, टूटी फूटी रॉक्स होती है, वो सेकंड नंबर पे, और दूसरे नंबर पे आपका सब सॉइल आएगी। यस, सब सॉइल आ जाएगी, दूसरे नंबर पे आएगी सब सॉइल। ठीक है, दूसरे नंबर पे आएगी सब सॉइल। ओके, दूसरे नंबर पे आएगी सब सॉइल। ठीक है, मिट्टी का जो है सॉइल प्रोफाइल है, इस सॉइल प्रोफाइल में ह्यूमस, वेदर रॉक, पेरेंट रॉक और जो है सब सॉइल मिलेगी। सबसे ऊपर आती है आपकी वेजिटेशन यानी टॉप सॉइल, जिसके अंदर फर्टिलिटी बहुत अच्छी होती है, उसके अंदर मिट्टी के अंदर फर्टिलिटी अच्छी होती है, तो वहां पर क्या होती है, वेजिटेशन उगती है, मतलब कि क्या होती है, फसल उगती है। और उससे नीचे वाली जो सुनहरी मिट्टी होती है, जो सब सॉइल कहते हैं, इसमें सैंड, सिल्ट और क्ले होता है। सैंड, सिल्ट और क्ले यानी कि बलुई रेत, सिल्ट मतलब कि गाद, और क्ले मतलब चिकनी मिट्टी, ये सब उसके ऊपर, उससे वेजिटेशन से नीचे वाली मिट्टी में होती है। ठीक है, और उससे बीच वाली होती है वेदर रॉक मटेरियल, और सबसे नीचे वाली होती है पेरेंट रॉक। सबसे नीचे वाली क्या होती है, पेरेंट रॉक होती है। ठीक है, सॉइल। अब डिग्रेडेशन की बात करते हैं। डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, जब मिट्टी की और सॉइल की गुणवत्ता का नुकसान हो जाए, मिट्टी और सॉइल जो होती है या सॉइल जो होती है उसका नुकसान होता है, तो उसको डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल कहते हैं। मतलब मिट्टी का हाश हो जाना, मिट्टी की क्वालिटी का नुकसान हो जाना। ठीक है, तो देखिए क्यों होता है डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का मतलब है मिट्टी की गुणवत्ता का नुकसान हो जाना, मिट्टी की जो अच्छी क्वालिटी है उसका डिग्रेड हो जाना। ठीक है, तो ये होती है डिफॉरेस्टेशन से, ओवरग्रेजिंग से। डिफॉरेस्टेशन मतलब कि जब जंगल खत्म हो जाते हैं, मनुष्य जंगल काट देता है, तो डिफॉरेस्टेशन हो जाता है। और ओवरग्रेजिंग मतलब जब जो है पशुओं को चराया जाता है, तब ये हो जाता है। ओवरग्रेजिंग मतलब पशुओं को चराना, ज्यादा चराना, पशुओं को लैंड्स पर जो घास होगी उसके ऊपर ज्यादा उनको कैटल्स को लेके आना, घुमाना फिराना, तो उससे नुकसान होता है, डिग्रेड होती है। और ओवर यूजिंग ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, अगर सॉइल पर, मिट्टी पर, जहाँ पर एग्रीकल्चर हो रही है वहाँ पर जो है अगर बड़े लेवल पे वहाँ अगर केमिकल फर्टिलाइजर यूज किए गए हैं, तो भी उससे मतलब है कि मिट्टी की क्वालिटी का नुकसान हो जाना। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन, जब जंगल काट दिए जाएंगे तब डिग्रेडेशन होगा। ओवरग्रेजिंग, पशुओं को अगर ज्यादा उस जगह पर घास चराई जाएगी तो डिग्रेडेशन होगा। ओवर यूजिंग ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, अगर आप एग्रीकल्चर लैंड पे ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हो तब भी आपका डिग्रेडेशन होगा। और ओवर यूजिंग ऑफ पेस्टिसाइड, अगर पेस्टिसाइड का ज्यादा लेवल पे यूज कर रहे हो तब भी डिग्रेडेशन होगा, तब भी
पेस्टिसाइड मतलब कीटनाशक दवाइयाँ जब छिड़की जाती है तब सोयल का क्या हो जाता है, डिग्रेडेशन हो जाता है। और तेजी से बारिश होती है तब भी होता है रेन वॉश होती है तब भी डिग्रेडेशन होता है। और लैंड स्लाइडिंग होती है तब भी डिग्रेडेशन होता है। लैंड स्लाइडिंग मतलब कि जब भूमि धंस जाती है नीचे, जब मिट्टी धंस जाती है नीचे जमीन में, लैंड स्लाइडिंग बोलते हैं। या ऊपर से पत्थर के टुकड़े आएंगे तो लैंड स्लाइडिंग हो जाती है, उससे भी मिट्टी की डिग्रेडेशन होने लगती है। और फ्लड और बाढ़ वगैरह आती है तब भी लैंड डिग्रेड हो जाती है, लैंड डिग्रेडेशन हो जाता है। तो इन सबको ठीक कैसे किया जाए, लैंड डिग्रेडेशन जिन वजह से हो रहा है उसको ठीक कैसे किया जाए। सोयल कंजर्वेशन करना पड़ता है। सोयल कंजर्वेशन के मेथड भी दिखाए गए हैं। सोयल कंजर्वेशन में मिट्टी का संरक्षण करना पड़ता है, मिट्टी की प्रोटेक्शन करनी पड़ती है। तो वो कैसे होता है, मल्चिंग करना पड़ेगा। मल्चिंग, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, मल्चिंग। मल्चिंग क्या होता है कि मिट्टी जिस वजह से खराब हो गई है उसको मिक्स किया जाए। कोई अच्छी दूसरी क्वालिटी की जो सोयल होती है उसके अंदर मिक्स कर देंगे तो मल्चिंग हो जाएगा। मल्चिंग हो जाएगा, उसके अंदर ह्यूमस वगैरह, पेरेंट रॉक के मिनरल वगैरह उसके अंदर अगर मिक्स कर दिए जाए तो मिट्टी जो खराब हो चुकी है उसको ठीक किया जा सकता है। ओके, दूसरा कंटूर बैरियर। कंटूर बैरियर मतलब कि जब जहां से तेजी से बारिश होती है वहां पर आप लाइनें बना दो, कंटूर लाइनें बना दीजिए। पहाड़ों की ऊंचाई ज्यादा होती है तो वहां पर क्या कंटूर बनाए जाते हैं, डोले बनाए जाते हैं ऊपर पहाड़ों के ऊपर, गोल गोल डोले बनाते हैं पहाड़ के चारों ओर। पहाड़ के चारों ओर गोल गोल डोले बना दिए जाते हैं, ठीक है, गोल गोल दीवार बना दी जाती है, उसको कंटूर कहते हैं। कंटूर बैरियर बनाए जाते हैं। बैरियर मतलब कि वो पानी से मिट्टी जो बहकर आ रही है वो रुक जाएगी। बैरियर्स मतलब कि रोक लगा दी जाएगी। पहाड़ों से बहता हुआ पानी मिट्टी को बहा के लेके जाएगा तो उस जगह पर गोल गोल चारों तरफ पहाड़ के ऊपर छोटी छोटी दीवारें बनाएंगे, डोले बनाएंगे, दीवारें बनाएंगे, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, मिट्टी का अपरदन, सॉइल इरोजन रुक जाएगा। रॉक डैम, यस, रॉक डैम मतलब कि चट्टानों के ऊपर रॉक डैम्स बनाए जाएंगे, मतलब कि चट्टानों को रोकने के लिए डैम छोटे छोटे तैयार करने पड़ेंगे। उसके बाद टेरेस फार्मिंग। रॉक डैम मतलब कि पत्थरों के टुकड़े जचा के सेट करके उसके अंदर रॉक डैम बनाए जाएंगे, ठीक है। तब आप सॉइल की डिग्रेडेशन रोक सकते हो, ठीक है। नंबर 1 मल्चिंग मिक्स करना। नंबर 2 कंटूर बैरियर, पहाड़ के चारों ओर घुमाकर क्या करना, घुमावदार में क्या कर देना है आपको, घुमावदार दीवारें बनानी छोटी छोटी, ओके। उसके बाद देखिए रॉक डैम, पत्थर से डैम बना देने छोटे छोटे दीवारें। और टेरेस फार्मिंग, पहाड़ों की जमीन को खुरचकर टेरेस बनाना, छत के जैसा आकार देना उनको। पहाड़ों की ऊंचाइयों पर खुरच कर मिट्टी को टेरेस बना देना। टेरेस बना देने से क्या होगा कि डिग्रेडेशन जो हो रहा है मिट्टी का वो रुक जाएगा। पहाड़ों पर जहां पर स्लोप ज्यादा होता है, हाइट ज्यादा होती है, वहां पर हम क्या करते हैं, टेरेस फार्मिंग करते हैं। आसाम में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय वगैरह में, इन सब में क्या होती है, टेरेस फार्मिंग होती है, ओके। फिर इंटरक्रॉपिंग मतलब कि फसल को मिक्स करके बोना, फसल को मिक्स करना, ठीक है। इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है फसल को मिक्स करके बोना, एक फसल के साथ दूसरी फसल मिक्स करके बोना, या फिर एक फसल जो खत्म हुई उसके बाद दूसरी फसल उस हिसाब से बोना। जैसे कि देखोगे आप, पहले आजकल खरीफ की फसल में गर्मियों में जुलाई में पहले गुआर बोया जाएगा, और गुआर जिस जमीन पर बोया जाता है वहीं पर गेहूं किए जाते हैं, क्योंकि उससे मिट्टी की जो क्वालिटी है वो बनी रह जाती है। जिस मिट्टी में गुआर की फसल बोई जाती है उसी पर क्या बोएंगे, फिर उसी पर गेहूं बोएंगे तो अच्छा उगता है उससे, ठीक है। तो वो इंटरक्रॉपिंग हो गया, वो क्या है, इंटरक्रॉपिंग। और लास्ट पॉइंट है शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट मतलब पेड़ों की लाइनें बनाई जाएंगी। अगर कहीं पर रेगिस्तान में तूफान आते हैं और रेगिस्तान की मिट्टी उड़ के कहीं और चली जाती है तो उसके लिए हमें शेल्टर बेल्ट्स बनानी पड़ेंगी। क्या बनानी पड़ेंगी, शेल्टर बेल्ट्स, पेड़ों की लाइनें बनानी पड़ेंगी, ठीक है। तब क्या है, आप कंजर्वेशन कर सकते हो और मिट्टी को रोक सकते हो, मिट्टी को डिग्रेड होने से बचाया जा सकता है। तो सॉइल कंजर्वेशन का मतलब मिट्टी का संरक्षण करना। किस किस तरीके से, मल्चिंग से कर सकते हो, कंटूर बैरियर बना सकते हो, रॉक डैम बनाए जा सकते हैं, और टेरेस फार्मिंग की जा सकती है, और इंटरक्रॉपिंग की जा सकती है, और शेल्टर बेल्ट्स तैयार की जा सकती है जिससे आप मिट्टी की डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं। अब एक एग्जांपल हमारे पास लैंडस्लाइडिंग का लिखा हुआ। लैंडस्लाइडिंग मतलब भूसंकलन। लैंडस्लाइड्स को क्या कहते हैं, भूसंकलन। मिट्टी का धंस जाना, मिट्टी का कट जाना, धंस जाना वहां से, तो क्या होती है, मास मूवमेंट ऑफ रॉक्स।
जब चट्टानों बड़ी बड़ी चट्टानें में मूवमेंट होने लगती है, या तो वो नीचे धंस जाती है या पहाड़ों की ऊंचाई से नीचे आके गिर जाती है, तब क्या होता है लैंडस्लाइडिंग, भूसंकलन, भूमि का नीचे खिसक जाना या टूटकर नीचे की तरफ आ जाना, मास मूवमेंट ऑफ रॉक्स। ठीक है, ये क्यों होती है लैंडस्लाइडिंग? नंबर एक, अर्थक्वेक की वजह से, जब कहीं पर भूकंप आते हैं तब लैंडस्लाइडिंग होगा। दूसरा नंबर है फ्लड, बाढ़ आने से, बाढ़ आएगी, नदी का पानी तेजी से आएगा और नीचे घुस जाएगा जमीन के अंदर, तो ऊपर की जमीन धंस जाएगी, उससे भी लैंडस्लाइडिंग होगा। और थर्ड नंबर पे वोल्केनो, वोल्केनो कहीं पर आता है तो उससे अर्थक्वेक भी आएगा और लैंडस्लाइडिंग होगा। तो 3-4 कारणों से लैंडस्लाइडिंग होता है। लैंडस्लाइडिंग क्या होता है? मास मूवमेंट ऑफ रॉक्स, 3 रीजन से, अर्थक्वेक की वजह से लैंडस्लाइडिंग आता है, फ्लड बाढ़ वगैरह की वजह से लैंडस्लाइडिंग होती है, और वोल्केनो की वजह से भी लैंडस्लाइडिंग होती है। अब रिजल्ट, लैंडस्लाइडिंग का रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट बहुत बुरा है, रिजल्ट लैंडस्लाइडिंग का बहुत बुरा है। इससे क्या होता है? डिस्ट्रक्शन होता है प्रॉपर्टी का, मकान के मकान जमीन में धंस जाते हैं, गिर जाते हैं, पूरी बिल्डिंग की बिल्डिंग गिर जाती है। जैसे कहीं पर मकान बनाए हुए हैं और उसके नीचे की जमीन धंस गई, तो जमीन धंसते ही मकान उल्टा गिर पड़ेगा और बिखर जाएगा सारा। नीचे की जमीन अगर नीचे चली जाती है, जहां पर आपने कोई बिल्डिंग बनाई है, उसके नीचे जो मिट्टी है वो धंस जाती है नीचे की तरफ, तो पूरा का पूरा बिल्डिंग नीचे गिर जाएगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का नुकसान होगा, और उसमें जो बिल्डिंग में जो भी आदमी रह रहे हैं वो भी मारे जाएंगे। लाइफ का भी डिस्ट्रक्शन होगा, मतलब कि लाइफ मतलब जीवन भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड लाइफ दोनों का नुकसान होगा, और लैंड डिग्रेडेशन होगा, मिट्टी का नुकसान होगा, हाश होगा। आप देखते हो ना लैंडस्लाइडिंग जब भी होती है तो छोटी छोटी जमीन फट जाती है, जमीन फट जाती है, जमीन नीचे धसक जाती है, तो वो लैंडस्लाइडिंग होता है, लैंड डिग्रेडेशन होता है। तो देखो एक हुआ है, केस स्टडी करते हैं हम एक जगह में, कहाँ पर है ये? पांगी विलेज, पांगी विलेज में बहुत बड़ा लैंडस्लाइडिंग हुआ। ये पांगी विलेज कहाँ है? रिकांगपिओ, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश। कहां पर हुआ है? रिकांगपिओ एक जगह है और डिस्ट्रिक्ट का क्या नाम है? किन्नौर। रिकांगपिओ विलेज है, विलेज रिकांगपिओ विलेज कौन सा? पांगी। रिकांगपिओ के पास पांगी विलेज है, उसके अंदर लैंडस्लाइडिंग हुआ बहुत बड़े लेवल पे। ठीक है, और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है वो, जहां पर लैंडस्लाइडिंग हुआ वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, जम्मू कश्मीर के नीचे हिमाचल प्रदेश पड़ता है, वहां पर ये लैंडस्लाइडिंग हुआ है। आप देखोगे लैंडस्लाइडिंग से क्या असर हुआ? 200 मीटर तक, 200 मीटर तक जो स्ट्रेच पड़ गए, मतलब कि पूरी खाइयां बन गई, 200 मीटर तक की लंबी खाइयां वहां पर बन गई। और कहां पर बनी? वो जो पांगी विलेज है उसमें जो ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत जो हाईवे था, ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे, जिसको नेशनल हाईवे नंबर 22 भी कहते हैं, उसको नेशनल हाईवे नंबर 22 भी कहते हैं, वहां पर बड़ा लैंडस्लाइडिंग हुआ और बहुत बड़े लेवल पे ब्लास्टिंग हुई। पांगी विलेज में ब्लास्टिंग होती थी, उसकी वजह से सारा कुछ हुआ ही। तो ये लैंडस्लाइडिंग में पर दोबारा देखो केस स्टडी में ये कह रहा है कि पांगी विलेज में किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, पांगी विलेज किन्नौर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइडिंग हुआ है। और किस जगह पर कितना हुआ? ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत रोड पर हुआ है। ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत रोड जो कि नेशनल हाईवे नंबर 22 है, वहां पर 200 मीटर का स्ट्रेच पड़ गया, और स्ट्रेच मतलब पूरा खाई बन गई और बहुत बड़ा लैंडस्लाइडिंग वहां पर हुआ। ठीक है, तो ये लैंडस्लाइडिंग होती है। तो इस लेसन में इतना ही करेंगे हम आज सॉइल के बारे में। कल वाटर, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में फिर डिस्कशन करेंगे, मतलब मंडे को। ठीक है, तो आज के इस लेसन में हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कि रॉक फॉर्मेशन कैसे होती है, पेरेंट रॉक, रिलीफ फीचर, फ्लोरा फेना और क्लाइमेट और टाइम की वजह से रॉक फॉर्मेशन होती है। हमने सॉइल प्रोफाइल को भी समझ लिया कि सॉइल प्रोफाइल, टॉप सॉइल कौन सी है, ऊपर वाली, फिर सब सॉइल, फिर उसके बाद में वेदर्ड रॉक थर्ड नंबर पे, और सबसे नीचे वाली पेरेंट रॉक होती है। फिर हमने ये भी समझा कि डिग्रेडेशन किस वजह से होता है। डिग्रेडेशन होता है डिफोरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग वगैरह, ये सारे रीजन है डिग्रेडेशन के। और डिग्रेडेशन में सॉइल का कंजर्वेशन कैसे किया जा सकता है? तो सॉइल का कंजर्वेशन मल्चिंग, कंटूर ब्लॉगिंग, कंटूर बैरियर्स, डैम, रॉक डैम, टेरेस फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग और शेल्टर बेल्ट बनाकर हम कंजर्वेशन अर्थ का कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? कंजर्वेशन कर सकते हैं, लैंड डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, फिर और नेक्स्ट मंडे को बताएंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।